Assalamu alaikum. I hope you are doing good. So today we'll be doing section B, question number two. Okay. Question number two is related to oligopolies, markets, imperfect market structure का question है. Oligopolies are able to avoid price competition while maintaining supernormal profits in the long run. Evaluate this statement. 20 marks. तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है. वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दी फॉर्मेट के 20 मार्क्स में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो वी गेट नॉलेज, वी गेट 14 मार्क्स फॉर नॉलेज एंड एनालिसिस एंड वी गेट 6 मार्क्स फॉर द इवैल्यूएशन ना. क्वेश्चन कह रहा है ओलिगोपली के अंदर क्या ओलिगोपली प्राइस कंपटीशन को अवॉइड कर सकती है. यस, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती. और अवॉइड करते वक्त सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में बना सकती है या नहीं बना सकती. इस स्टेटमेंट को इवैल्यूएट करें. अच्छा, पहले तो है ना, आपको नॉलेज के नंबर लेने के लिए ओलिगोपली के बारे में हर चीज बतानी पड़ेगी. फिर आप बताएंगे कि ओलिगोपली में प्राइस कंपटीशन में क्या होता है और प्राइस कंपटीशन के अलावा अलावा कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मेंटेन कर सकती है. हर चीज आपको बतानी होगी. इन शॉर्ट आपको पूरा ओलिगोपली का टॉपिक बताना है. ठीक है. अब इसकी मार्किंग स्कीम बनाना शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है ये, राइट. दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. अच्छा, सबसे पहले आपने डिफाइन करना पड़ेगा ओलिगोपली को. सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे ओलिगोपली को और डिफाइन करेंगे इसके फीचर्स. तो मुझे बताएं यार, ओलिगोपली क्या है. ओलिगोपली में कितनी फर्म्स होती हैं? बताओ भाई. कितनी फर्म्स होती है? दो से तीन या चार से पांच? हाँ भाई, दो से तीन तो नहीं हो सकती क्योंकि दो से तीन तो डुओपली में होती है. ऐसा ही है. इन ओलिगोपली देयर आर 4 to 5 लार्ज फर्म्स जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं. ऐसा ही है भाई. इन ओलिगोपली देयर आर 4 to 5 firms which dominates the whole market. और ओलिगोपली इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है. ओलिगोपली इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती है. और इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है. और इम्परफेक्ट नॉलेज की वजह से प्राइस की क्या हो रही होती है? प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है. ऐसा ही है भाई. सर, सबसे पहले आप ओलिगोपली को डिफाइन करेंगे, उसके फीचर्स बताएंगे. फिर आप बताएंगे कि ओलिगोपली के अंदर 4 से 5 फर्म्स होती हैं जो कि पूरी मार्केट को डोमिनेट करती हैं. इम्परफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसलिए इम्परफेक्ट नॉलेज होगी. प्राइस की डिस्क्रिमिनेशन होगी, इसलिए जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं होगा. ठीक है. फिर आप इसको बताएंगे कि ओलिगोपली के अंदर, इसके बाद आप इसको और क्या बता सकते हैं? आप इसको और ये बता सकते हैं कि ओलिगोपली के अंदर देर आर हाई बैरियर्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट. ठीक है. ओलिगोपली में देर आर हाई बैरियर्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, आप ये बता सकते हैं. और आप क्या बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि ओलिगोपली के अंदर हर किसी का जो हर कोई है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर काम कर रहा होता है. और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर काम कर रहा होता है. और नॉन प्राइस कंपटीशन करता है. मतलब प्राइस के अंदर वो लोग प्राइस के साथ नहीं खेलते. वो लोग नॉन प्राइस फैक्टर्स के ऊपर, अदर फैक्टर्स के ऊपर काम करते हैं. जैसे कि वो लोग एम करेंगे कि वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग को इम्प्रूव कर दें. सही है. क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, अच्छी पैकेजिंग कर दें, क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें. और क्या करें? अच्छी पैकेजिंग कर दे, क्वालिटी को इम्प्रूव करे. और क्या कर सकता है वो? पैकेजिंग अच्छी कर देगा, क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगा. और क्या करेगा? आफ्टर सेल सर्विस ले लेगा कस्टमर्स से. सही है. किसी भी तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा. ठीक है. आफ्टर सेल सर्विस कर लेगा. और क्या करेगा? अच्छा, लेकिन एक मसला है कि यहाँ पर जो सबके प्रोडक्ट होते हैं ना, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, उनकी क्वालिटी सेम ही होती है. हाँ? इसीलिए उनको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. यहाँ पर सारी की सारी फर्म्स एक ही प्रोडक्ट बना रही होती है ना, तो सबकी क्वालिटी सेम होती है. अच्छा, वो लोग ब्रांड एम्बेसडर को भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे किसी एक्टर शेक्टर को बुला के अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन शो कर रहे हैं, कस्टमर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट ट्राई करें. ऐसा ही है भाई. ये भी कर सकते हैं. सही कह रहा हूँ. और क्या कर सकते हैं? और कोई बच्चा बताएगा और क्या कर सकती है ओलिगोपली?
अच्छा, एक और काम की बात जो किसी ने नहीं बताई, कि एक ओलिगोपली इनएफिशिएंट होती है बोथ प्रोडक्टिवली एंड एलोकेटिवली। एक ओलिगोपली प्रोडक्टिवली भी इनएफिशिएंट होती है और एलोकेटिवली भी। प्रोडक्टिवली का मतलब है कि ओलिगोपली की जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो अपने मिनिमम पर नहीं होगी, और जो मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस है वो भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैंने ओलिगोपली के फीचर्स बताए हैं। आर दीज फीचर्स क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, आगे चलें। अब आप बताओ, अब और क्या लिख सकते हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं वापस। अब अगर हम सवाल वापस पढ़ें तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, क्या ओलिगोपली सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में कमा सकती है प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करते वक्त? अब आप मुझे इसका जवाब दें, अब हम लोग क्या क्या लिखेंगे? सही है, बताइएगा मुझे। ओके, सो अब आप जो है वो सबसे पहले इसको बताओगे कि हाउ कॉल्यूजन। अच्छा, पहला तरीका है कि हाउ कॉल्यूजन will result in abnormal profits. How collision will result in abnormal profits in the long run। ठीक है, कैसे कॉल्यूजन से लॉन्ग रन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो पहले मुझे एक बात बताओ, कॉल्यूजन क्या होती है? कॉल्यूजन क्या होती है भाई? कॉल्यूजन इज एन अग्रीमेंट। कॉल्यूजन इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू टू थ्री फर्म्स। कॉल्यूजन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू टू थ्री फर्म्स जो कि आपस में अग्री करती हैं कि वो कॉल्यूट करेंगी। कॉल्यूट करने का मतलब है कि वो आपस में मर्ज हो जाएंगी, मर्ज करेंगी और एक कार्टेल क्रिएट करेंगी। ठीक है, सही। क्या बोला भाई? कॉलिजिव ओलिगोपोली के मुताबिक कॉल्यूजन एक अग्रीमेंट है दो से तीन फर्म्स के दरमियान जो कि अग्री करेंगी कि वो कॉल्यूट करेंगी, आपस में मर्ज करेंगी और एक कार्टेल क्रिएट करेंगी। और वो लोग जो है ना अपनी आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे? वो अपने आउटपुट के ऊपर एक कोटा लगाएंगे, और वो अपने आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और एक हायर प्राइस चार्ज करेंगे ताकि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन जो हायर प्राइस वो चार्ज करेंगे ना, वो एक फिक्स प्राइस होगी। ठीक है, और ये कॉल्यूजन जो है ना वो एक तरीके की मोनोपोली भी होती है। ठीक है, अब इसकी हम लोग डायग्राम बना देंगे। देखें इधर, सबसे पहले लेबलिंग करेंगे, PCR प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, और क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये हो गया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, और ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट की लाइन। ठीक है, तो ये हो गया डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। सही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ये वाला पॉइंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ये वाला पॉइंट है। ऐसा ही है भाई, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है और ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व है। अब देखो, अब जहाँ पर MC और MR इक्वल होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, और जहाँ डिमांड कर्व से टच होगा वहां से आ जाएगी प्राइस, और जहाँ कॉस्ट की लाइन टच होगी वहां से आ जाएगी कॉस्ट। तो आप देखें, ओके, ये प्राइस हो गई और ये कॉस्ट की लाइन हो गई। ठीक है, ऐसा ही है भाई, और ये क्वांटिटी हो गई। सही कह रहा हूँ? सही है भाई। तो ये जो मैंने शेड करा है ये आपका सारा का सारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल है, ये आपका सारा का सारा नॉर्मल प्रॉफिट है। ऐसा ही है भाई, सही कह रहा हूँ? ओके, सही कह रहा हूँ। ओके, अब दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका बताओ भाई, दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका क्या है? किंग डिमांड कर्व तो है, एक और तरीका बताओ। हाउ हाई बैरियर्स, हाई बैरियर्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, हाउ हाई बैरियर्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट विल अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। फिर आप बता दोगे कि भाई बैरियर्स एंट्री और एग्जिट हाई हैं, इसलिए सप्लाई फॉर फर्म्स कम होगी। सही है, आप बताओगे कि सप्लाई फॉर फर्म्स कम होगी, बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट हाई हैं। जब सप्लाई फॉर फर्म्स कम होगी तो इसकी वजह से शॉर्टेज होगी, और जब शॉर्टेज होगी तो इसकी वजह से प्राइस बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। सही है भाई, आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर लोगे। सही है। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ और कौन सा तरीका है, एक और कौन सा तरीका है, अब आप बता सकते हो कि किंग डिमांड कर्व, किंग डिमांड कर्व के थ्रू। अच्छा, किंग डिमांड कर्व के लिए आपको बताना पड़ेगा कि किंग डिमांड कर्व के अंदर दो दो चीज़ होती हैं, एक होती है इंडस्ट्री की डिमांड, किंग डिमांड कर्व में एक होती है इंडस्ट्री की डिमांड और एक होती है फर्म की डिमांड। ठीक है, ऐसा ही है भाई। किंग डिमांड कर्व कैसे फॉर्म होता है? दो डिमांड्स होती है, एक इंडस्ट्री की डिमांड होती है और एक फर्म की डिमांड होती है। अब बताओ, जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इंडस्ट्री कितनी है? इंडस्ट्री एक है। सही कह रहा हूँ भाई, इंडस्ट्री एक है। फर्म्स बहुत सारी हैं, फर्म्स कितनी है? 4 से 5 है ना, इंडस्ट्री एक है और फर्म्स जो है वो 4 से 5 है। ऐसा ही है भाई, इंडस्ट्री एक है, फर्म्स 4 से 5 है। सही कह रहा हूँ। अब बताओ, इंडस्ट्री की डिमांड कौन सी है, फर्म की कौन सी है? भाई इंडस्ट्री एक है तो इसलिए इंडस्ट्री की डिमांड इन इलास्टिक है। इंडस्ट्री एक है, इंडस्ट्री की डिमांड इन इलास्टिक है। सही है। और इसलिए इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व है वो बनेगा स्टीप कर्व। ठीक है। और फर्म की डिमांड जो है वो इलास्टिक है, इसलिए जो फर्म का डिमांड कर्व है वो फ्लैटर कर्व बनेगा। सही है। और आपको पता है कि किंग डिमांड कर्व, एक सेकंड दे देना। अब देखो, किंग डिमांड कर्व क्या होता है? किंग डिमांड कर्व इज इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली मार्केट। किंग डिमांड कर्व इज इक्विलिब्रियम इन ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है। किंग डिमांड कर्व क्या है? किंग डिमांड कर्व ओलिगोपोली का इक्विलिब्रियम है। और किंग डिमांड कर्व वो पॉइंट होता है जहां पे फर्म का डिमांड कर्व और इंडस्ट्री का डिमांड कर्व इक्वल होता है। ऐसा ही है भाई। तो आप किंग डिमांड कर्व की डायग्राम बना दें। तो देखो इधर, ये दो एक्सिस बनाई, ऊपर लिख दिया पीसीआर, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और नीचे लिख दिया क्वांटिटी। सही कह रहा हूँ। अच्छा, अब देखो इधर, ये फ्लैटर कर्व बनाया मैंने, ये फर्म का डिमांड कर्व है, ये स्टीप डिमांड कर्व बनाया, ये इंडस्ट्री का है। ठीक है। तो ये डिमांड कर्व हो गया, जहां पे फर्म का डिमांड कर्व इंडस्ट्री का डिमांड कर्व मीट करेगा वो किंग हो गया। वहां से आ गई लेफ्ट पे प्राइस, और नीचे आ गई क्वांटिटी। सही कह रहा हूँ भाई, देख लो इधर, ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी। ठीक हो गया यहाँ तक? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके अलावा और क्या तरीका है? एक तो होता है किंग डिमांड कर्व के थ्रू, एक होता है कॉल्यूट करके, एक होता है बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट के थ्रू, एक और भी तरीका होता है। एक और भी तरीका होता है। ठीक है, गेम थ्योरी। और इसके अलावा भी एक और भी तरीका होता है। ठीक है। सही है, गेम थ्योरी भी हो सकता है। अच्छा, गेम थ्योरी के बारे में सुफियान कुछ बताओगे प्लीज, मेरी हेल्प आउट करोगे थोड़ी सी? गेम थ्योरी यार, गेम थ्योरी भी बताओगे थोड़ी सी? गेम थ्योरी के बारे में बताओगे? गेम थ्योरी में क्या लिख सकते हैं? ठीक है। गेम थ्योरी में आप प्रिजनर्स डेलेम्ना बताओगे। आपको अगर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों फर्म एडवर्टीजमेंट करती हैं तो उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइस बढ़ेगी, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। मैं रुको टेबल इधर चिपका देता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। रुको। अच्छा जी, अब आप बताओगे इसको कि गेम थ्योरी के थ्रू भी हो सकता है कि स्टेबल प्राइसेस हो सकती हैं और रेवेन्यू के ऊपर काम हो सकता है। आप बताओगे कि भाई गेम थ्योरी ओलिगोपोली में अप्लाई होती है, प्लेयर्स को फर्म्स कहते हैं, जहाँ पे गेम खेली जाती है उसको मार्केट कहते हैं, जो स्ट्रैटेजीज वो लोग अप्लाई करते हैं उनको प्राइसेस कहते हैं, और जो उनका आउटपुट है वो उनके डिसीजंस होते हैं, और जो उनका पे ऑफ है वो उनके प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है। अब आपके सामने दो दो चीजें, एक स्टारबक्स है और एक एसएफ कॉफी है। ठीक है।
तो सीन ये है कि अगर स्टारबक्स और एसएफ दोनों एडवर्टीजमेंट नहीं करते तो वो 5-5 डॉलर कमाएंगे। अगर स्टारबक्स और एसएफ दोनों एडवर्टीजमेंट नहीं करते तो वो 5-5 15-15 डॉलर कमाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा एडवर्टीजमेंट करता है तो उसके उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और उसके बाद कस्टमर्स भी ज्यादा आएंगे ना। सही है। सही है। और क्या कहते हैं, इसके बाद आप बताओगे कि अगर इसको देख के दूसरा भी एडवर्टीजमेंट करेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इससे तो अच्छा यही था ना कि दोनों एडवर्टीजमेंट ना ही करते, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करे बगैर वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। तो अब इक्विलिब्रियम यही निकलेगा कि दोनों एडवर्टीजमेंट कर लें। अब आप आउटकम पढ़ो। The equilibrium outcome of the game is that both firms will advertise, even though both would be better off by not advertisement. इक्विलिब्रियम आउटकम यही निकलेगा कि अब दोनों को एडवर्टाइज करना चाहिए, क्योंकि एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, तो इससे बेटर है कि दोनों एडवर्टाइज करो। हालांकि अगर दोनों एडवर्टाइजमेंट नहीं करते तो ज्यादा कमाते हैं। तो ये एक ऐसा आउटकम है जो कि अनस्टेबल है, और हर फर्म के पास एक इंसेंटिव है कि वो एडवर्टाइजमेंट करती है और उसका कॉम्पिटिटर ना करता। ठीक है। जो आउटकम आपके सामने सर्कल हुआ है वो नैश इक्विलिब्रियम है, और जिधर फर्म को ना कुछ फायदा हुआ है ना कुछ नुकसान हुआ है। ठीक है। हाउएवर सो नो फर्म्स वुड बी एबल टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। आप ये लिख दोगे, राइट सुफियान? सही है। अच्छा, फिर आप उसके अलावा नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में बात कर सकते हैं। आप नॉन प्राइस कंपटीशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप नॉन प्राइस कंपटीशन के ऊपर बात कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं। सही है। अब आप इवैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। कोई बच्चा मुझे प्लीज इवैल्यूएशन के थोड़ा सा गाइड करे ना। इवैल्यूएशन में अगर आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दो तो और आसानी हो जाएगी। चलिए भाई बताएं। इवैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ आपने ओलिगोपोली की बुराई करनी है। क्या लिख सकते हैं यार इवैल्यूएशन के अंदर? कोई बच्चा बताएगा? इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं? लैपटॉप इवैल्यूएशन के अंदर क्या क्या लिखें, बताओ भाई। यार सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि कार्टेल जो है ना वो एक तो इलीगल है। सबसे पहला पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो ये लिख सकते हो कि कार्टेल जो है वो इलीगल है। ठीक है, आप सुनना। सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि कार्टेल इज इलीगल। कार्टेल इलीगल है। कार्टेल इज इलीगल एंड देयर इज ऑलवेज अ चीटर। कार्टेल एक तो इलीगल है एंड देयर इज ऑलवेज अ चीटर, सो इट इज डिफिकल्ट टू एग्जिस्ट। ये कार्टेल के अंदर एक चीटर होता है, so it is difficult to exist for a longer time, for a longer time। ठीक है, फिर आप बता सकते हो। अम, अब अभी भी बता सकते हो। इट माइट बी डिफिकल्ट टू मेंटेन। इट माइट बी डिफिकल्ट टू मेंटेन। इट माइट बी डिफिकल्ट टू मेंटेन हाई बैरियर्स। हाई बैरियर्स होते हैं ना एंट्री एग्जिट के ना, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन हाई बैरियर्स इफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेगिस्लेशन। कोई पॉलिसी लगा दे। इफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस लेगिस्लेशन टू प्रमोट कंटेस्टेबल मार्केट। जो प्रॉफिट सेटिस्फाइंग के ऊपर काम करेंगी वो मार्केट्स को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करना शुरू कर दे तो मसला हो जाएगा। ठीक है, ओलिगोपोली के लिए। ओलिगोपोली फिर नहीं कर सकता। सही है। फिर आप बताओगे कि जब सारी फर्म्स कार्टेल क्रिएट करती हैं और प्राइस को लिमिट करती है ना, रोक देती है ना, क्योंकि प्राइस लीडरशिप का सीन होता है ना ओलिगोपोली में। भाई एक लीडर होता है, वो प्राइस को डिसाइड करता है और वही प्राइस के ऊपर लिमिट लगाता है। ऐसा ही है भाई। ओलिगोपोली में एक बंदा होता है जो प्राइस डिसाइड करता है और उसके ऊपर फिर लिमिट लगा देता है ना। तो इसके लिमिट प्राइसिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। लिमिट प्राइसिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ऐसा ही है भाई। सही है। डिसएडवांटेजेस है लिमिट प्राइसिंग के। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं भाई? जैसे कि इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, डिसएडवांटेज ये इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। सही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं होंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होंगे, यूँ समझ लो आप। उसके अलावा ओलिगोपलीज प्रेफर करेंगी।
ऑलिगोपोलीज प्रेफर टू मैक्सिमाइज सेल्स रेदर देन प्रॉफिट। ठीक है, ओलिगोपोली प्रेफर करेगा कि सेल्स को मैक्सिमाइज कर ले, प्रॉफिट को ना मैक्सिमाइज करे, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन में कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर इनके लिए। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम चेक कर रहे थे क्या कह रहा है। ओके, मार्किंग स्कीम कह रहा है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। सही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ किंग डिमांड कर्व एंड प्राइस रिजिडिटी। सही है। फिर आप बताओ कि किंग डिमांड कर्व से एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा। गेम थ्योरी। और बताओ बैरियर्स के थ्रू एबनॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमाओगे, और कॉल्यूजन के थ्रू एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कमाओगे, लिमिट प्राइसिंग के थ्रू एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे कमाओगे, और नॉन प्राइस कंपटीशन हम लोग इंट्रो में ऑलरेडी लिख चुके हैं। सही है। ओके, फिर आप इवेल्युएशन पे आ जाओ तो कॉल्यूशन कार्टल जो है वो इलीगल है। मैंने भी यही लिखवाया, कॉल्यूशन का नाम लिया मैंने, कार्टल का नाम लिया है कि कार्टल जो है वो इलीगल होता है और इसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ पे चीटर होता है। सही है। और फिर आप बताओगे बैरियर्स को मेंटेन करना डिफिकल्ट है अगर गवर्नमेंट ने कॉन्टेस्टेबल मार्केट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। फिर आप लिमिट प्राइसिंग को, जो आप प्राइस लीडरशिप कर रहे होते हो, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन्वेस्टमेंट कम होगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं होगा। मतलब ये कह रहा है कि डायनेमिक एफिशिएंसी अचीव नहीं होगी, वही इकोनॉमीज वाली बात है। अच्छा, नॉन प्राइस कंपटीशन वो एडवर्टीजमेंट वगैरह के ऊपर होती है, ये कॉस्टली होती है और इससे प्रॉफिट कम होगा। ये एक अच्छा पॉइंट मुझे मिल गया है। मुझे क्या पॉइंट मिला जो हमने डिस्कस नहीं करा था कि नॉन प्राइस कंपटीशन में जो एडवर्टीजमेंट, क्वालिटी, पैकेजिंग, ब्रांड एम्बेसडर, इनके ऊपर काम हो रहा होता है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और इससे प्रॉफिट भी रिड्यूस होता है। ठीक है। फिर आप बता सकते हो कुछ ऑलिगोपोलीज जो है वो मार्केट शेयर को बढ़ाने पे फोकस करेंगी, प्रॉफिट पे नहीं करेंगी। ठीक है, बस दैट्स इट। ठीक है।